मेरा नाम अनुश्री शुक्ला है। मैंने इंजीनियरिंग करा है ग्रेजुएशन में। अभी मैं वर्तमान में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ एमएसएमई डिपार्टमेंट में। मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, दूसरा इंटरव्यू है। और मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। सबसे पहले तो रैकवार सर का तो फिक्स है कि वो सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, रोल नंबर पूछते हैं, कंफर्म करते हैं दोबारा से रोल नंबर। फिर उसके बाद पूछते हैं कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, कौन सा इंटरव्यू है, पिछला इंटरव्यू किसने लिया था। उन्होंने ही लिया था मेरा लास्ट इंटरव्यू भी। अच्छा। तो फिर यही पूछ रहे थे कि आपको मतलब मैंने तो मार्क्स तो दिए होंगे तो तुम सिलेक्ट क्यों नहीं हुई। अच्छा, तो क्या उनको याद था? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि याद था, बट जब मैंने उनको बताया कि आप नहीं लिया था तो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि उनको याद नहीं है। पर जब मैं रूम एंटर करी थी तो मुझे लगा कि उनको याद है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी का प्रीलिम्स 2025 हो चुका है और जिन लोगों का प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ है उन लोगों के लिए मेनली 2026 के लिए पीडब्ल्यूएमपी एग्जाम वाला लेकर के आया कुछ नई बैच, जिनमें सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2026 सिर्फ 4,499 रुपए का है। गर्व एमपीएसआई फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल है 1,299 रुपए का। एमपीपीएससी मेंस बैच 2025 2,499 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस के अलावा और भी बहुत कुछ। अगर आपको इन प्राइसेस पर 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड MB500 का इस्तेमाल कीजिए और पाइए 1,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, अभी कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। तो मैम मैं अगर बात करूं आपके इंटरव्यू में, ओवरऑल इंटरव्यू आपका ज्यादातर किस पर बेस्ड था? आपके करंट अफेयर पर या ग्रेजुएशन पर सवाल थे या डेप्थ से रिलेटेड चीजें थी? पूरा डैफ से रिलेटेड ही था। थोड़ा मतलब रैकवार सर तो बिल्कुल डैफ से, जैसे पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करती हैं। फिर कुछ प्रश्न थे कि मतलब सत्यनिष्ठा और इससे ज़रूरी प्रशासनिक सेवा में सबसे ज़रूरी क्या होता है। फिर सामान्य से सवाल, जैसे आप अगर ऑलरेडी वर्किंग हैं तो फिर आप क्यों दोबारा से क्यों आई हैं यहाँ पे। करंट अफेयर से कोई चीजें पूछी गई आपसे? नहीं, मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड मतलब हाँ ये पूछा था कि वर्तमान में पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं मंत्री हैं, कुछ किसी का नाम याद हो तो। मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री हैं। सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था। कैसा था सिचुएशन बेस्ड? सिंपल सा था, मतलब वही कि जैसे आपका बच्चा बीमार है और आपके बॉस आपको बुला रहे हैं और फिर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे। सिंपल। इसके अलावा मैम अभी आपने कहा था कि आपकी हॉबी से रिलेटेड सवाल था, अभी आप बता रही थी, तो वो हॉबी से रिलेटेड किस तरह का सवाल था, जरा बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने बताया सर बास्केटबॉल खेलते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने खेला है, तो मैंने बताया। मैंने कहा हाँ सर, मैंने इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है। तो यूनिवर्सिटी का नाम पूछा, फिर बोले वर्तमान में भी बास्केटबॉल ही है, तो मैंने कहा हाँ। तो बोलते आप खेलते हैं, तो मैंने बोला हाँ बस। जो बच्चे नेक्स्ट इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? फोकस तो डैफ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस तो डैफ से बनते हैं। अगर आप वर्तमान में कहीं पदस्थ हैं तो वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन में जो भी मतलब कार्यप्रणाली है, हायरार्की है, वो। फिर करंट अफेयर हालांकि मुझसे नहीं पूछा, बट करंट अफेयर और बेसिक जो मध्य प्रदेश में हम पढ़ते हैं ना, मतलब मेंस में, प्री में जो पढ़ते हैं वो, और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। डैफ को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कैंडिडेट को? डैफ तो आप जैसे आपका जो डैफ है उसको आप पहले पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए। जितने भी सेक्शंस बनते हैं, जैसे हॉबी एक सेक्शन होता है, नाम एक सेक्शन होता है, सरनेम सेक्शन होता है, पिताजी का नाम से भी बन जाता है, एड्रेस से भी सवाल बन जाते हैं, एकेडमिक्स से। ऐसे आप उसको डिवाइड कर लीजिए और एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में अच्छे से। आपने शुरुआत प्री से किया था तैयारी का या फिर मेंस से शुरुआत किया था? प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स किया था। कौन सा अटेम्प्ट के साथ था? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट। बाकी मेंस वगैरह दिए आपने? हाँ, मैंने 19 का मतलब मेरा पहला था, तो इंटरव्यू कॉल था, बट वो कुछ कोर्ट केस का मैटर था तो उसमें बाहर हो गई थी मैं। मीडियम क्या? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश में? हाँ। आज ज्यादातर इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट ज्यादा आ रहे हैं। ये तो मैं नहीं बता सकती। हाँ, ऐसा नहीं होता है, मीडियम से नहीं होता, रोल नंबर वाइज होता है वैसे। कितना टाइम तक चला आपका इंटरव्यू से? बहुत कम, शायद 12 मिनट 15 मिनट एवरेज सबका ये चल रहा है शायद। हाँ, क्योंकि 22 इंटरव्यू हो रहे हैं एक दिन में, तो आई थिंक इतना ही चल रहा है। ओके, नोट्स पेकिंग की बात करें तो आपने नोट्स वगैरह मेंस के बनाए होंगे? हाँ, एकदम क्रिस्प नोट्स, मीन्स के मतलब टॉपिक से रिलेटेड। कैसे बनाए थे वैसे, अगर किसी को बनाना हो तो किस तरह से बनाना है? मेंस के नोट्स में सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है। सिलेबस याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए पूरा सिलेबस। फिर एक एक टॉपिक आप सिलेबस से उठाइए और उसके
पहले डिटेल में नोट्स, उसके बाद दोबारा से शॉर्ट में नोट्स। तो आपके सारे टॉपिक्स मतलब एक एक पन्ने में सारे नोट्स होने चाहिए, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर पाओ। सिलेबस जो कि अभी चेंज हुआ है तो इससे कई सारे रिसोर्सेज को लेकर हाँ। चैलेंजेस आए होंगे कि पहले जो पढ़ा था आपने, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो 20 वापस में से syllabus आपको change इस सिलेबस के अनुसार हाँ। तैयारी करनी है। हाँ, अब देखो ये तो मतलब मुझे लगता है नजरिए का भी फर्क होता है। जैसे बेनिफिशियल भी होता है, जैसे सिलेबस चेंज होता है तो वही सेम घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नए क्वेश्चंस आते हैं। तो जो नए आते हैं उनको भी फायदा होता है, आप दोबारा से नए नोट्स बनाएं। इजी, शुरुआत में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, सिलेबस चेंज होता है तो नजरिए का फर्क है। बाकी 2 बार भी मेंस दो पुराने सिलेबस से तो भी नोट्स तो नए बनते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं। इसके अलावा मैं अगर टेस्ट सीरीज की भी अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज पर किस तरह से अटेम्प्ट वहाँ पर करना चाहिए जिसकी वजह से प्रीलिम्स में हायर स्कोर किया जा सके और कट ऑफ को क्लियर किया जा सके? टेस्ट सीरीज की बात करें, प्री के टेस्ट सीरीज तो एज अ प्रैक्टिस ही देखते हैं। मतलब मेरे लिए टेस्ट सीरीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते थे उसका मेरा पर्पस इतना ही होता था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एंड अगर क्योंकि टाइम बाउंड सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अगर आप टेस्ट देते हैं तो। और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे अगर कोई सवाल गलत होता है तो हमेशा याद होता है टेस्ट सीरीज में, फिर वो मेन इंटरव्यू में गलत नहीं होता। और अगर PYQ की बात करें, PYQs और टेस्ट सीरीज दोनों में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? PYQ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि मेरी बहन बोलती थी कि PYQs गीता हैं प्रीलिम्स में। जी। सिर्फ MP के नहीं, मतलब बाकी अदर स्टेट सर्विस में भी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब कुछ होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। और अगर मीन्स आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो आंसर राइटिंग में किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा आंसर निकल के आए और हायर स्कोर किया जा सके? आंसर राइटिंग में तो अभी तो स्पेस लिमिटेड है, तो मतलब वैसे बोलते हैं ना कि बुल्स आई पे हिट करो, जो पूछा है एग्जैक्टली वही लिखो, पॉइंट्स में लिखो, कंक्लूड करो, बस यही होना चाहिए सारे आंसर। मतलब मैं तो यही करती थी लॉन्ग आंसर्स में। फ्लो चार्ट डायग्राम का पर्पस ये है कि कम स्पेस में ज़्यादा बातें कह दो। ये क्या कोई चैट GPT या जेमिनी AI वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है और रिलीवेंट है क्या ये, अगर कोई इस्तेमाल करे इन सब चीज़ों का? बिल्कुल किया जा सकता है, लोग करते भी हैं। हालांकि मैंने नहीं किया, मुझे हैबिट नहीं थी। मैं तो अभी भी हाथ से पेन पेपर में नोट्स बनाने में विश्वास करती हूँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज कितने ज़्यादा आपकी इस जर्नी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही? यूट्यूब वगैरह का क्या आपके इसमें तैयारी में कितना योगदान रहा? बहुत बेनिफिशियल होता है। और यूट्यूब से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑनलाइन जब आप खुद टॉपिक सर्च करते हैं, खुद नोट्स बनाते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है, क्योंकि आपको अपने बनाए हुए नोट्स याद रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और खुद से सर्च करते हैं तो आपका आंसर दूसरों से हट के भी होता है, बिकॉज एक ही वीडियो हर कोई देखेगा तो आंसर अलग कैसे होगा। तो ओके मैम, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।